सो हे गाइस, वेलकम टू ब्राइट मेड गो। स्टार्ट करने वाले हैं फार्माकोग्नोसी और यह हमारा लेक्चर 5th होने वाला है। आज हम बात करने वाला है इवैल्यूएशन ऑफ क्रूड ड्रग्स के बारे में। तो प्रीवियसली मैंने अब सारे लेक्चर कवर कर लिए हैं फर्स्ट यूनिट का, तो अब जरूर से देखें, आपका कंसेप्ट 100% क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आज हम इवैल्यूएशन का बात करेंगे। इवैल्यूएशन का मतलब आखिर होता क्या है। ठीक है, इवैल्यूएशन की अगर बात करते हैं तो किस चीज को इवैल्यूएट करना, कितना प्योरिटी है उसमें कहीं ना कहीं मिलावट है कि नहीं, ठीक है, कब वो खराब हो जाएगा, अभी कितना अच्छा है, स्टैंडर्ड क्वालिटी है कि नहीं, इसके बारे में हम डिटरमाइन करते हैं इवैल्यूएशन के बारे में। जैसे मैं आपके सामने खड़ा हूं तो आप मेरे को क्या इवैल्यूएट कर सकते हो। मेरे 2 हाथ है, 2 कान है, 1 नाक है, ठीक है, तो अगर एक हाथ को हटा दिया जाए तो आप कहोगे ना कि एक हाथ की कमी है, तो इवैल्यूएशन से पता चला कि नहीं कि एक हाथ की कमी है। तो इसी प्रकार हम ड्रग का इवैल्यूएशन करते हैं। किसका इवैल्यूएशन करते हैं? ड्रग का इवैल्यूएशन करते हैं। कैसे? तो पहले हम इवैल्यूएशन का प्रॉपर डिफिनेशन देख लेते हैं क्या होता है। तो इवैल्यूएशन ऑफ अ ड्रग इंश्योर द आइडेंटिटी ऑफ अ ड्रग। ठीक है, इवैल्यूएशन हमको क्या बताता है कि उसका आइडेंटिटी कैसा है। आइडेंटिटी कहने का मतलब कि वो किस तरह का बिहेवियर रखता है, छोटा है, ठीक है, बड़ा है, और उसका बात करेंगे कि उसका लीफ कैसे है, ठीक है, मार्जिन कैसे है, लीफ का स्टीम किस तरह के होते हैं, उस तरह को आइडेंटिफाई करने में हमको हेल्प करता है। हर वे किस सर्व है इसके बारे में बताता है, और डिटरमाइन करता है क्या? क्वालिटी एंड प्योरिटी ऑफ ड्रग। अब हम सब इवेलुएट करने का मतलब ही होता है, मेरा मेन पर्पस कि हम क्वालिटी इंडिकेट करते हैं, क्वालिटी को पता करते हैं, और क्वालिटी को पता करके हम प्योरिटी को भी पता करते हैं। अगर किसी चीज का क्वालिटी सही है, क्वालिटी ज्यादा अच्छा है, प्योरिटी तो उसका प्योरिटी है कि उसका प्योरिटी भी अच्छा होना चाहिए। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, ये प्रॉपर डिफिनेशन है, इवैल्यूएशन ऑफ अ ड्रग टू इंश्योर द आइडेंटिटी ऑफ अ ड्रग एंड डिटरमाइन द क्वालिटी एंड प्योरिटी ऑफ अ ड्रग। जनरली आप आइडेंटिटी हटा भी दोगे तो मेन इसका काम जो है क्वालिटी और प्योरिटी को बताता है। ठीक है, तो अब देखिए हम इवैल्यूएशन को फिर किस तरह, कितने टाइप से हम इवैल्यूएट कर सकते हैं। तो पहला ऑर्गेनोलेप्टिक, ठीक है, माइक्रोस्कोपिक, केमिकल, फिजिकल और बायोलॉजिकल। ऑर्गेनोलेप्टिक को ही हम क्या कहते हैं? मोर्फोलॉजिकल कहते हैं ना, इसको हम लोग मोर्फोलॉजिकल भी कह सकते हैं। मोर्फोलॉजिकल क्यों कहें? क्योंकि मोर्फोलॉजी के बेस पे हम इवेलुएट कर रहे हैं, बाहरी दिखावट के हिसाब से हम क्या कर रहे हैं, इसको इवेलुएट कर रहे हैं। तो अब कैसे ऑर्गेनोलेप्टिक, आपको नाम से क्लियर पता चल रहा हो कहीं ना कहीं ऑर्गन है। देखिए ऑर्गन है तो सेंस ऑर्गन का इसका रोल हो सकता है। सेंस ऑर्गन का रोल है कैसे? सेंस ऑर्गन आपके कितने होते हैं? 5 होते हैं, आई, ईयर, नोज, स्किन एंड, और क्या होता है? टंग होता है। ठीक है, टंग होता है। ये हमारा क्या है? हमारे 5 सेंस ऑर्गन है, इसके बेसिस पे हम इवेल्युएशन करते हैं। तो इसके बेसिस पे हम कैसे इवेल्युएशन करेंगे? देखिए मेनली हमको क्या इवेल्युएट करेंगे, तो अगर हम बाहरी दिखावट के आपको अगर आपको ये मार्कर दिखाया तो आप क्या पहचानोगे इस मार्कर से? ठीक है, इसका ये पोर्शन क्या है? व्हाइट है, ये पोर्शन रेड है, इस तरह से इसका क्या, ये कैप बेंड है, आप कह सकते हो ना। तो उसी प्रकार आपको अगर पेड़ दिखाया जाता है, आप उसको कलर देखोगे कि इस कलर का है, ठीक है, उसका ऑर्डर में टेस्ट, ऑर्डर स्मेल होता है, ऑर्डर का मतलब होता है स्मेल, इस ODOUR मतलब स्मेल, टेस्ट कैसा है उसका, साइज क्या है, शेप कैसा है, टच कैसा है, इस तरह से देखोगे। तो यहाँ सेंस ऑर्गन का यूज आया कि नहीं। अब आई से क्या डिनोट कर सकते हो? आंख से आप क्या देखोगे? उसका कलर देख लोगे, बिल्कुल कलर देखोगे, शेप देखोगे, साइज देखोगे, है ना। इस तरह से आप उससे टेस्ट नहीं देख सकते हो, तो आई का यूज आया। अब ईयर, देखिए मेनली ईयर से आप किस चीज को सुन सकते हो क्या? ईयर से तो ये इसका यूज नहीं होता है, ईयर का जनरली यूज नहीं होता चाहिए। लेकिन अगर आप ईयर का यूज कहो तो जैसे कोई कोई होता है ना, कोई कोई प्लांट होता है जो कि प्रॉपर इंसेक्ट को अपने पास रखता ही है। ठीक है, कोई कोई होता ना, इस प्लांट का प्रॉपर्टी है कि इसके पास यही इंसेक्ट लगेगा, तो उस इंसेक्ट का कहीं ना कहीं कुछ तो आवाज होता होगा, वो इंसेक्ट अपना आवाज निकालता है, तो उस आवाज से आप पहचान सकते हो कि हाँ यहाँ ये पेड़ होगा। लेकिन इसको जनरली माना नहीं जाता है ईयर को। ठीक है, फिर नोज से क्या कर सकते हो आप? स्मेल कर सकते हो, स्मेल से पहचान कर आप किसी ड्रग के बारे में पता कर सकते हो। ठीक है, स्मेल। अब आता है आपका स्किन, स्किन से आप टच कर सकते हो ना, टच कर सकते हो स्किन से, अब फिर पता चलेगा रफ है कि स्मूथ है, उसका सरफेस के बारे में आपको पता चलेगा, उसका टेक्सचर के बारे में आप पता कर सकते हो कि स्मूथ है या सफरा। टंग तो बताता हमारा टेस्ट, उसका बिटर टेस्ट है, स्वीट टेस्ट है या सॉर टेस्ट है। इस ड्रग के बारे में हमको इतना एवेल्युएशन पता करता है, किसके बारे में? ऑर्गेनोलेप्टिक और मॉर्फोलॉजिकल में इवेल्युएशन इसको पता चलता है। तो अगर इसका एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो एम्बेलिफेरस फ्रूट जो होता है ना, एम्बेलिफेरस फ्रूट, देखिए ध्यान से, एम्बेलिफेरस फ्रूट का एरोमेटिक ऑर्डर होता है। एरोमेटिक मतलब होता है कि एक एरोमा टाइप का फ्रेग्रेंस, अलग सा फ्रेग्रेंस आता है ना, एरोमेटिक ऑर्डर का एम्बेलिफेरस का होता है। ठीक है, और अगर लिक्विराइज का बात करें, लिक्विराइज का जो होता है, इसका स्वीट कैसा होता है? स्वीट टेस्ट होता है।
टेस्ट कैसा होगा लिक्विराइज का? स्वीट टेस्ट होगा। स्वीट टेस्ट करने का मतलब आप खाएंगे इसको तो मीठा लगेगा, इस तरह से, ठीक है। तो ये दो एग्जांपल है, अमेलिफेरस फ्रूट का केस, एरोमेटिक ऑर्डर, और लिक्विराइज का स्वीट टेस्ट। ये किसका? ऑर्गेनोलेप्टिक और मॉर्फोलॉजिकल का। अब बात करते हैं माइक्रोस्कोपी। देखिए माइक्रोस्कोपी कहने का मतलब है कि हम बात किसके तौर पे कर रहे हैं? माइक्रोस्कोप के लेवल पे जाके बात कर रहे हैं। माइक्रोस्कोप मतलब अगर माइक्रोस्कोप की बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम उसको क्या करेंगे? माइक्रोस्कोप के अंदर इवेल्युएशन करेंगे किसी भी ड्रग को। अगर माइक्रोस्कोप के अंदर इवेल्युएशन कर रहे हैं, देखिए ध्यान से, तो किसको करेंगे? मेनली ऑर्गेनाइज्ड ड्रग। ऑर्गेनाइज्ड ड्रग क्या होता है? ऑर्गेनाइज्ड ड्रग वैसा ड्रग होता है जो सेलुलर लेवल, जो उसमें सेल हो, है ना, जैसे फ्रूट हो गया, फ्लावर हो गया, जो प्लांट के सेलुलर पार्ट होता है उसको ऑर्गेनाइज्ड ड्रग कहते हैं। सेल, फ्रूट, फ्लावर, बार्क, स्टीम वगैरह जितना आता है ऑर्गेनाइज्ड के अंतर्गत आता है, ठीक। तो इसको हम लोग माइक्रोस्कोप के हेल्प से इवेलुएट करते हैं। माइक्रोस्कोप के हेल्प से इवेलुएट करते हैं मतलब देखिए, मतलब हो गया कि आप माइक्रोस्कोप से क्या और बेटर विजिबिलिटी आपको पता चलेगा। आप ऐसे बाहरी टेक्सचर देख के मॉर्फोलॉजी तो हो गया, अब उसके अंदर कैसे देखें, ठीक है। तो उसको हम कट किए, उस सेक्शन को हम देख सकते हैं कि नहीं कि उसके अंदर क्या प्रेजेंट है। माइक्रोस्कोप के उसके अंदर ट्राइकोम्स है कि नहीं, हेयर है कि नहीं। तो होता है ना कभी कभी दिखता है कि इसके अंदर तो हेयर है ही नहीं, लेकिन आप माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो उसके अंदर ट्राइकोम्स, आपको हेयर लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा। तो इसको हम क्या कहते हैं? माइक्रोस्कोपी। ये ऑर्गेनाइज्ड ड्रग को जनरली कहते हैं जिसके सेलुलर कंस्टिट्यूएंट है और हिस्टोलॉजिकल कैरेक्टर के बारे में बहुत अच्छा बताता है। किसके बारे में बताता है? इट डिटरमाइंस अबाउट, देखिए माइक्रोस्कोपिक जो होता है, इट डिटरमाइंस अबाउट हिस्टोलॉजिकल कैरेक्टर्स। हिस्टोलॉजिकल कैरेक्टर कहने का मतलब है कि सेल टिश्यू के लेवल पे जाके हमको पता करता है कि उसका टिश्यू किस तरह का दिख रहा है, टिश्यू का साइज क्या है, शेप क्या है, किस तरह से मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, परमानेंट टिश्यू है, इस टाइप का हमको पता करने में हेल्प करता है क्या? माइक्रोस्कोपिक इवैल्यूएशन। और उसमें ट्राइकोम्स है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर है कि नहीं, और भी बहुत कुछ हमको पता करने में, उसका टेक्सचर जो है मॉलिक्यूलर लेवल पे टेक्सचर, शेप, साइज के बारे में बताता है हमारा माइक्रोस्कोपिक। और इसका एग्जाम्पल की बात करें तो लिग्निफाइड जो ट्राइकोम्स होता है वो नक्ष भूमिका में, देखिए अगर ऐसे ट्राइकोम नक्ष भूमिका को देखोगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि क्या है, लेकिन जब उसको माइक्रोस्कोप से देखा गया तो लिग्निफाइड ट्राइकोम्स दिखने को मिला। क्या देखने को मिला? लिग्निफाइड ट्राइकोम्स देखने को मिला। नक्ष भूमिका क्या है? एक सीड है जो कि वार्म, हमारा बॉडी को वार्म रखने में हेल्प करता है, इसको मेनली आयुर्वेद टाइप का, ठीक है। तो इसमें क्या दिखा? लाइक लिग्निफाइड ट्राइकोम्स। ट्राइकोम्स क्या होता है? ट्राइकोम्स होता है आपका हेयर लाइक स्ट्रक्चर, ऐसा हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो रहता है ना, उसी को ट्राइकोम्स कहते हैं। और लिग्निफाइड क्यों किया गया? क्योंकि यहाँ पे लिग्निन का डिपोजिशन था। लिग्निन का डिपोजिशन होने के कारण इसको लिग्निफाइड ट्राइकोम्स कहा गया। नक्ष भूमिका में क्या आया? लिग्निफाइड ट्राइकोम्स देखने को मिला। और अगर इसको बात करें ग्लैंड और फिर लिग्निफाइड ट्राइकोम्स तो देखने को मिल गया। अब बात करते हैं ना कि अगर मिंट की बात करते हैं तो इसमें ग्लैंडुलर ट्राइकोम्स देखने को मिला। क्या मिला? ग्लैंडुलर ट्राइकोम्स। किसमें? मिंट में। मिंट सभी जानते हो आप, मिंट, ठीक है। ग्लैंडुलर ट्राइकोम्स देखने को मिला। ग्लैंडुलर ट्राइकोम्स मतलब ये देखिए हेयर लाइक स्ट्रक्चर तो है, लेकिन इसमें कैसा है? छोटा छोटा ग्लैंड भी है, इसमें ग्लैंड भी प्रेजेंट है जो कि सिक्रीशन करता है किसी हार्मोन्स का, ठीक है। तो ग्लैंडुलर ट्राइकोम्स देखने को हमको कहाँ मिला? मिंट में देखने को मिला, जबकि लिग्निफाइड ट्राइकोम्स हमको नक्ष भूमिका में देखने को मिला। तो ये माइक्रोस्कोप के लेवल पे देखे तब तो हमको पता चला ना किसके अंदर लिग्निफाइड है, किसके अंदर क्या है, हमारा ग्लैंडुलर ट्राइकोम्स है, ट्राइकोम्स के बारे में पता चला। तो इसी तरह से माइक्रोस्कोपिक जो है बहुत हिस्टोलॉजिकल लेवल का हमको दिखाता है। अब हम बात करते हैं केमिकल कैरेक्टरिस्टिक का। केमिकल इवैल्यूएशन ऑफ क्रूड ड्रग्स। केमिकल के बेसिस पे हम कैसे इवैल्यूएशन करेंगे किसी भी क्रूड ड्रग्स का? तो केमिकल नाम से पता चल रहा है कि आपको इस क्रूड ड्रग्स में क्या देखना चाह रहे हो? केमिकल देखना चाह रहे हो। तो केमिकल में पहला तो होता है हमारा क्वालिटी टेस्ट और दूसरा होता है हमारा क्वांटिटी टेस्ट। क्वालिटी टेस्ट की बात करें, देखिए अगर हम क्वालिटी टेस्ट की बात करते हैं, क्वालिटी टेस्ट ऑफ केमिकल इवैल्यूएशन को, क्वालिटी टेस्ट मतलब हम किसी की क्वालिटी टेस्ट कर रहे हैं। जैसे हमारे प्लांट में हमको ये तो पता है कि इसमें एल्केलाइड्स है, कि ग्लाइकोसाइड्स है, रेजिन्स है, टैनिन्स है, ठीक है। तो ये पता है, तो हम इसको किसके बेसिस पे जज करेंगे? कि केमिकल के बेसिस पे। केमिकल तो है मेरा, लेकिन कितना प्योर है ना, कितना प्योर है, इसको इवेल्युएट करने में हेल्प करता है। और कौन सा केमिकल प्रेजेंट है इसको इवेल्युएट करने में क्या करता है? हेल्प करता है। हमारा ये क्वालिटी टेस्ट बताता है हमको जनरली, ठीक। अगर इसका हम एग्जांपल की बात करें तो कॉपर एसीटेट जो होता है, कॉपर एसीटेट डिटर्मिनेशन हेल्प करता है किसमें? कोलोफोनी को, ठीक है। कॉपर एसीटेट हमको किसको डिटरमाइन करता है? कोलोफोनी को डिटरमाइन करता है ना, कोलोफोनी को डिटरमाइन करता है हमारा कॉपर टेस्ट।
और इससे हमको क्वालिटी टेस्ट कर रहे हैं ताकि पता चले कि इसमें कितना एडल्ट्रेंट्स है। क्वालिटी टेस्ट करने से हमको क्या पता चला, केमिकल तो है उसमें, केमिकल कंस्टिट्यूएंट हो सकता है मात्रा ज्यादा हो और उसमें जो मेरा केमिकल चाहिए वो ना हो। ये जनरली एग्जॉस्टेड ड्रग जो होते हैं ना, एग्जॉस्टेड ड्रग, प्रीवियस लेक्चर में हमने बात करा एग्जॉस्टेड ड्रग के बारे में। एग्जॉस्टेड ड्रग का मतलब होता है कि आप उस ड्रग तो लिए, ठीक है, तो इसमें से केमिकल कंस्टिट्यूएंट को निकाल लिए, बस इस खाली ड्रग, इसका बस देखने में ड्रग का जैसा लगेगा लेकिन इसका कोई थेरेपेटिक इफेक्ट नहीं रहेगा, उसको एग्जॉस्टिव ड्रग कहते हैं, ठीक है। तो उस ड्रग को मिक्स कर दिया जाता है कभी कभी, तो उसका एडल्ट्रेशन के बारे में हम केमिकल इवेल्युएशन करके पता कर सकते हैं। क्योंकि अगर केमिकल टेस्ट ही तो कर रहा है ना कॉपर एसीटेट, अगर कोलोफोनी को हम हटा दें, केमिकल को हटा दें, तो कॉपर टेस्ट करें इसमें फेल हो जाए कि नहीं, तो हमको पता चल जाएगा कि इसमें एडल्ट्रेशन है। तो ऐसे किया जाता है हमारा क्वालिटी टेस्ट, ठीक है। अब देखिए क्वांटिटी टेस्ट की बात करें तो उसमें कितना क्वांटिटी हमारा प्रेजेंट है, इसके बारे में हमारा क्वांटिटी टेस्ट बताता है। ये कैसे डिटरमाइन किया जाता है क्वांटिटी टेस्ट डिटरमाइन कर देता है हम आयोडीन वैल्यू, एसिड वैल्यू, आप शायद ऑर्गेनिक में आपने पढ़ा होगा या नाम सुना हो। तो आयोडीन वैल्यू होता है पहला, एसिड वैल्यू, सपोनिफिकेशन वैल्यू, एसिटाइल वैल्यू। देखिए आयोडीन वैल्यू क्या होता है, आयोडीन वैल्यू की अगर बात करें तो हमको कितना ग्राम, नंबर ऑफ ग्राम ऑफ आयोडीन, कितना हमको आयोडीन चाहिए, रिक्वायर्ड टू, किसमें, कितना ग्राम ऑफ आयोडीन रिक्वायर हमको चाहिए टू मेक 100 ग्राम ऑफ ऑयल, या ऑयल और फैट सैचुरेटेड, है ना। सैचुरेटेड बनाने के लिए हमको कितना ग्राम ऑफ आयोडीन चाहिए, तो ये जनरली किसको बताता है, नंबर ऑफ अनसैचुरेशन के बारे में बताता है। सपोज दैट ये कोई मेरा फैटी एसिड है, ऑयल और फैट है ना, ये कोई मेरा ऑयल और फैट है, तो इसमें कितना सैचुरेशन है, 2 सैचुरेशन, समझ लो कि यहाँ डबल बॉन्ड है, तो हम कितना आयोडीन यहाँ पे खर्च होगा, ध्यान देना है। आयोडीन वैल्यू ही बताता है कि आयोडीन कहाँ अटैच होगा, आयोडीन यहीं पर अटैच होगा ना, अगर डबल बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ आयोडीन अटैच होगा, ठीक है। आयोडीन यहाँ तो अटैच नहीं होगा क्योंकि यहाँ पहले से मेरा क्या है, हाइड्रोजन है, सब जगह क्या है मेरा, हाइड्रोजन है, ठीक है, हाइड्रोजन है, ध्यान देना है, हाइड्रोजन है। तो आयोडीन जाके अटैच कहाँ होगा, जहां पे अनसैचुरेशन रहेगा, तो इस बॉन्ड को तोड़ देगा और यहाँ पे एक आयोडीन आ जाएगा और यहाँ पे एक आयोडीन आ जाएगा, आ गया मेरा आयोडीन, ठीक है। तो क्या बताता है, जितना ज्यादा अनसैचुरेशन रहेगा उतना ज्यादा आयोडीन हम डालेंगे। सपोज दैट ये मेरा है क्या, अनसैचुरेशन, 100 ग्राम ऑयल और फैट ले लिए, क्या ले लिए, 100 ग्राम ऑयल और फैट ले लिए, ऑयल और फैट ले लिए, और इसमें कितना ग्राम हम क्या डालें, आयोडीन डालें। आयोडीन हम कितना ग्राम डालें कि क्या करें, ऐसा हमारा अनसैचुरेट जो है हमारा रिएक्शन क्या सैचुरेटेड बन जाए, इसमें तो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाए जो डबल बॉन्ड में था उसको, ठीक है। तो इसमें क्या करेगा, डबल बॉन्ड जहां रहेगा वहां पे आकर आयोडीन अटैच हो जाएगा, तो जितना ज्यादा आयोडीन अटैच होगा मतलब उतना ज्यादा अनसैचुरेशन था, तो हमको पता करेगा कि नहीं कि अनसैचुरेशन है। अब जितना ज्यादा अनसैचुरेशन रहेगा तो उतना ज्यादा रेंसिडिटी होने का खतरा रहेगा। रेंसिडिटी मतलब अभी तो हम आयोडीन डाले तो इससे अटैच हो गया, हो सकता है आयोडीन के जगह पे कोई खतरनाक मॉलिक्यूल आके इसको डबल बॉन्ड को तोड़ के वहां पे अटैच हो जाए। तो रेंसिडिटी मतलब खराब हो जाना, जब ऑयल या फैट को हम एयर में एक्सपोज कर देते हैं तो क्या होता है, वो खराब हो जाता है। अगर आप खाना देख लो, अगर रात में अगर आपके घर पनीर का सब्जी बना तो सुबह क्या होता है, कभी कभी गर्मी के टाइम में खराब हो जाता है, उससे बैड टेस्ट और स्मेल आने लगता है, मीन्स कभी न कहीं जो है डिटोरियोरेट हो जाता है, खराब होने लगता है। तो बस वही चीज रैंसिड उसी को कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, आयोडीन वैल्यू इस तरह से काम करता है। अब हम बात करते हैं क्या, एसिड वैल्यू का। एसिड वैल्यू आपको नाम से क्लियर है, कहीं ना कहीं एसिड का बात हो रहा है। एसिड का अगर बात करें, एसिड वैल्यू देखिए ध्यान से, क्या हमारा एसिड वैल्यू है, तो एसिड वैल्यू में भी वही होगा, नंबर ऑफ, इसको मिलीग्राम ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रिक्वायर, कितना हमको पोटेशियम हाइड्रोक्साइड चाहिए टू न्यूट्रलाइज करने के लिए, किसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, एसिड जो प्रोड्यूस होगा ना, एसिड प्रोड्यूस, ठीक है। कितना मिलीग्राम हमको पोटेशियम हाइड्रोक्साइड चाहिए तो न्यूट्रलाइज करे जो हमारा एसिड प्रोड्यूस हो। मतलब एसिड वैल्यू हमको क्या बताता है, जितना ज्यादा एसिड अगर मेरा जो एसिड बन रहा है, एसिटिक एसिड तो बनेगा हमारा, ठीक है, जो हमारा रहता है एसिटिक एसिड वो तो एसिड बनेगा, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमको क्या देना पड़ेगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड देना पड़ेगा, और जितना पोटेशियम हाइड्रोक्साइड देंगे उतना ज्यादा क्या होगा, एसिड वैल्यू होगा। तो जितना ज्यादा एसिड वैल्यू होगा, एसिड वैल्यू क्या देना, नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप को जनरली बता रहा है, नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप को जनरली बता रहा है कि नहीं, बिल्कुल। अब घड़ा था हमारा सपोनिफिकेशन वैल्यू। सपोनिफिकेशन वैल्यू बोले तो
इसमें भी वही चीज है, नंबर ऑफ कितना हमको मिलीग्राम ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड चाहिए रिक्वायर्ड टू सपोनिफाई 1 ग्राम ऑफ फैट और ऑयल। फैट और 1 ग्राम फैट और ऑयल को सपोनिफाई करने के लिए कितना मिलीग्राम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का चाहिए अंडर स्पेसिफिक कंडीशन। स्पेसिफिक कंडीशन हम क्यों कहें, क्योंकि अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। तो कितना मिलीग्राम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का चाहिए, तो 1 ग्राम फैट और ऑयल लिए, ठीक है। तो उसमें हम कितना पोटेशियम हाइड्रोक्साइड डालें ताकि वो सपोनिफाई हो जाए। सपोनिफाई मतलब होता है कि साबुन बनना, सोप फॉर्मेशन हो जाना, ठीक। सपोनिफाई मतलब सोप फॉर्मेशन हो जाना। सपोज दैट कि ये कोई लंबा फैटी एसिड का चैन था, ठीक है। तो इसमें हमेशा किसके प्रेजेंस में कहते हैं, कोई भी अल्कली सोडियम हाइड्रोक्साइड, और यहाँ पे हम बात किसका किए हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का, तो उसी को ले लेते हैं। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का लिए तो H यहाँ से हट जाएगा, यहाँ पे K आ जाएगा। तो देखिए यहाँ से ध्यान से इस तरह से कोई मेरा बन जाएगा प्रोडक्ट, है ना, COO। तो ये सपोनिफाई हो गया, मेरा सोप बन गया, सोप का फॉर्मेशन हो गया। तो इस तरह से सपोनिफाई करने के लिए जितना मिलीग्राम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड चाहिए उसको हम लोग क्या कहते हैं, सपोनिफिकेशन वैल्यू कहते हैं, ना, सपोनिफिकेशन वैल्यू कहते हैं। अब आता है लास्ट हमारा क्या है, एसिटाइल वैल्यू। एसिटाइल वैल्यू क्या हो गया, एसिटाइल वैल्यू कुछ नहीं है। एसिटाइल वैल्यू मतलब इसमें भी वही चीज है, नंबर ऑफ मिलीग्राम ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, नंबर ऑफ मिलीग्राम ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज, ध्यान देना है, रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज द एसिटिक एसिड, क्या, एसिटिक एसिड प्रोड्यूस, एसिटिक एसिड प्रोड्यूस व्हेन 1 ग्राम ऑफ फैट or oil. Number of milligram of potassium hydroxide required to neutralize the acetic acid produced when 1 gram of fat or oil is saponified. 1 gram of fat or oil is saponified with acetic anhydride. एसिटिक एनहाइड्राइड, ठीक है। तो ये कह रहा है कि हमारा जो, देखिए पहला तो एसिटाइलेशन, एसिटाइल वैल्यू नाम से क्लियर है कि कहीं ना कहीं एसिटिक एनहाइड्राइड या एसिटाइलेशन हम लोग कर रहे हैं। तो एसिटाइलेशन होता क्या, पहले क्या करेंगे, अपना फैट और ऑयल को क्या किए, फैट एंड ऑयल लिए, ठीक है। उसको क्या किए हम, एसिटिक एनहाइड्राइड से मिक्स कर दिए, एसिटिक एनहाइड्राइड से मिक्स कर दिए, फिर उसको सपोनिफाई किए, फिर उसको क्या किए, बेस के प्रेजेंस में सपोनिफाई किए। सपोनिफाई करने के बाद मेरा क्या मिलेगा, एसिटिक एसिड मिलेगा, एसिटिक एसिड मिलेगा। अब उस एसिटिक एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए जितना हम लोग को पोटेशियम हाइड्रोक्साइड चाहिए, जितना हम लोग को पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रिक्वायर्ड है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एसिटाइल वैल्यू कहते हैं। तो नंबर ऑफ मिलीग्राम ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज द एसिटिक एसिड प्रोड्यूस्ड व्हेन 1 ग्राम ऑफ फैट और ऑयल इज सपोनिफाइड विद एसिटिक एनहाइड्राइड, ठीक। और या आफ्टर एसिटाइलेशन भी इसको कह सकते हैं, आफ्टर एसिटाइलेशन विथ एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटाइलेशन विथ एसिटिक एनहाइड्राइड भी कह सकते हैं। तो ये हमको अगर एसिटाइल वैल्यू ज्यादा हुआ तो क्या होगा, ज्यादा हुआ तो क्या हो जाएगा ना, कि मतलब आपके में एसिटिक एसिड का प्रोडक्शन ज्यादा था। अगर एसिटिक एसिड का प्रोडक्शन ज्यादा था तो आपका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का कंजम्पशन ज्यादा होगा, ज्यादा से ज्यादा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लेगा न्यूट्रलाइज करने के लिए। मतलब कहीं ना कहीं उसमें रेंसिडिटी होने का खतरा क्या है, बहुत ज्यादा है, उसमें बैक्टीरियल कंटामिनेशन होने का खतरा बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो ये हमको एसिटाइल वैल्यू बताता है इस तरह से। अगर हम बात करते हैं क्या, फिजिकल इवैल्यूएशन के बारे में। फिजिकल इवैल्यूएशन मतलब नाम देखिए, फिजिकल इवैल्यूएशन बस ऐसे ही पता चल जा रहा है हमको, फिजिकली हम लोग देख के पता करें उसका मेल्टिंग पॉइंट, उसका बॉइलिंग पॉइंट। फिजिकल इवैल्यूएशन हम लोग को जरूरी है, क्योंकि अगर अलग अलग कंडीशन में रख के हमको पता चलता है कि कब जो हमारा ड्रग है वो सेफ रहेगा, कब जो हमारा ड्रग है वो खराब हो जाएगा। तो हम लोग फिजिकल इवैल्यूएशन के अंदर क्या क्या पढ़ते हैं, मॉइस्चर कंटेंट, सॉल्युबिलिटी, विस्कोसिटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मेल्टिंग पॉइंट और एस वैल्यू, ठीक है ना। तो ये जो है हमारा क्या है, फिजिकल इवैल्यूएशन है। फिजिकल इवैल्यूएशन में पहला आता हमारा क्या, मॉइस्चर कंटेंट। क्या था हमारा, मॉइस्चर कंटेंट। मॉइस्चर कंटेंट कहने का मतलब है कि हमारा ड्रग में कितना मॉइस्चर प्रेजेंस है, कितना पार्ट वाटर का प्रेजेंट है, ठीक है। तो इसकी को मॉइस्चर कंटेंट हम लोग को बताता है कि कितना अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट है, कितना अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट है। पता कैसे करोगे, देखिए ये मेरा क्या है, ड्रग है ना, ये कोई मेरा ड्रग है, इसमें पहले से मॉइस्चर था, मॉइस्चर था, पहले से मॉइस्चर था। अब क्या किया ना, इसको हम हीट कर दिए, ओवन में इसको क्या किए, ओवन में इसको हीट कर दिए 105 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ठीक है। 105 डिग्री स्टैंडर्ड लिया गया, ठीक है। इसको अगर हम हीट करते हैं तो क्या होगा, इस पहले देखिए ये ड्रग था मेरा, इस वाटर के साथ ड्रग प्लस वाटर था,
है ना। ड्रग प्लस वाटर का अगर वेट कर लिया, पहले क्या किया हम वेट किया तो सपोज दैट कि मेरा 50 ग्राम आया, है ना। वेट किया तो 50 ग्राम आया। अब इसको हम हीट किए 105 डिग्री सेंटीग्रेड, तो क्या होगा, इससे वाटर निकलेगा बाहर, वाटर निकल जाएगा तो क्या बस मेरा ड्रग बच जाएगा। ड्रग बच जाएगा तो अब मेरा पता चला कि इसमें मेरा 42 ग्राम बचा। 42 ग्राम है, मतलब कहीं ना कहीं 8 ग्राम क्या था हमारा, 8 ग्राम क्या था, वाटर कंटेंट था, मॉइस्चर कंटेंट था। 8 ग्राम मेरा मॉइस्चर कंटेंट था। तो पता चला कि नहीं कि मॉइस्चर कंटेंट कितना ज्यादा होगा। तो हम किसी भी ड्रग का मॉइस्चर कंटेंट पता कर सकते हैं कि हाँ इतना मॉइस्चर कंटेंट रहेगा इस ड्रग को। अगर इससे ज्यादा मॉइस्चर कंटेंट हो रहा है, आपको पता है मॉइस्चर कंटेंट ज्यादा है मतलब कि उसमें कंटामिनेशन, बैक्टीरियल कंटामिनेशन, फंगल इन्फेक्शन, ठीक है, और इसमें बहुत सारे फंगाई जो है, फंगस जो है उसको खराब कर सकते हैं, उसमें लग सकते हैं, उसको बेकार कर सकते हैं हमारे ड्रग को। तो इसीलिए मॉइस्चर कंटेंट का पता होना हमको जरूरी है कि कितना स्टैंडर्ड मॉइस्चर है, इसमें नहीं लगेगा। अगर उससे कम या ज्यादा होता है तो क्या होगा, हमारा ड्रग में क्या आएगा, हमारा ड्रग में माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कंटामिनेशन हो सकता है, ठीक है, हमारे ड्रग में माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कंटामिनेशन हो सकता है। तो पता चला कि नहीं कि मेरा को यहाँ 8 ग्राम क्या था, मॉइस्चर कंटेंट था। इस तरह से मॉइस्चर कंटेंट को क्या किया जाता है, डिटरमाइन किया जाता है। मॉइस्चर कंटेंट ज्यादा मतलब कि जो है माइक्रोबियल कंटामिनेशन होने का चांसेस ज्यादा। अगर मॉइस्चर कंटेंट का एग्जांपल की अगर हम बात करते हैं तो अगर एग्जांपल ले ले तो किसका लेते हैं, जब डिजिटैलिस को, ठीक है, डिजिटैलिस और इरगट, डिजिटैलिस और इरगट, ठीक है, ये दोनों का जो है हमारा क्या होना चाहिए, मॉइस्चर कंटेंट कितना होना चाहिए, मॉइस्चर कंटेंट नो मोर देन 5% वेट बाई वेट, ठीक है, 5% वेट बाई वेट से ज्यादा हम लोग को क्या होना चाहिए, इसमें मॉइस्चर कंटेंट नहीं होना चाहिए डिजिटैलिस और इरगट में। अगर इससे ज्यादा मॉइस्चर कंटेंट हो जाएगा तो हमारा ड्रग खराब हो जाएगा, ठीक। अब अगर बात करते हैं सॉल्युबिलिटी की, देखिए ध्यान देना है, सॉल्युबिलिटी आपको नाम से क्लियर होगा। सॉल्युबिलिटी मतलब हम बात कर रहे हैं कि सॉल्वेंट में कितना, कौन सा सॉल्यूट किस सॉल्वेंट में सॉल्युबल है। हो सकता है हमारा ड्रग जो है पोलर नेचर का होगा तो पोलर सॉल्वेंट, लाइक डिजोल्व, लाइक सबने पढ़ा, लाइक डिजोल्व, लाइक जैसा है वैसा को डिजोल्व करेगा। अगर हमारा सॉल्वेंट पोलर है तो पोलर में डिजोल्व करेगा। पोलर कौन होता है, वाटर हमारा क्या है, पोलर सॉल्वेंट है, ठीक है। तो हो सकता है कोई वाटर सॉल्युबल हो, और अगर बेंजीन की बात करें तो नॉन पोलर सॉल्वेंट है, ठीक, नन पोलर है क्योंकि C6H6 इसमें पोल नहीं बन रहा है, लेकिन H2O वाटर पोल बन रहा है। पोलर नन पोलर जानते हो, वाटर पोल बन रहा है कि नहीं। ऑक्सीजन क्या है, ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तो इलेक्ट्रोनिगेटिव होने के कारण इसमें थोड़ा सा निगेटिव चार्ज, इसमें थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज आता है। तो ये कैसा पोल बना है कि नहीं, एक पॉजिटिव पोल है और ये हमारा निगेटिव पोल है, तो पोलर हुआ, इसी को पोलर कहते हैं, ठीक है, पोलर कहते हैं। लेकिन C6H6 बेंजीन में कोई पोलरिटी का चांस नहीं होता है ना। तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे, सॉल्युबिलिटी क्या करेंगे, कुछ सब्सटेंस जो है हमारा पोलर है, कुछ में नॉन पोलर में सॉल्युबल है, उसके बेसिस पे हम डिटरमाइन करते हैं, ठीक। अब ये हम सॉल्युबिलिटी आखिर हमको डिटरमाइन करने की जरूरत क्यों पड़ा, क्योंकि भाई लेना तो बॉडी में है ना। अगर देखो, अगर आप पोलर ड्रग लेते हो, पोलर ड्रग मतलब वो ड्रग जो वाटर में सॉल्युबल हो, ड्रग लिए वाटर में सॉल्युबल होना तो चाहिए ताकि पेट में जाए आसानी से, ठीक है। और हमारा ब्लड में ज्यादा पोर्शन क्या है, एक्वस है, पानी से मिलकर बना है, तो ब्लड से ट्रांसपोर्ट भी तो होना है ना, तो इसीलिए उसको एक्वस फेज में होना जरूरी है। अब नॉन पोलर का जरूरत क्यों है, नॉन पोलर मतलब नॉन पोलर जरूरत इसलिए है क्योंकि लाइक डिजोल्व लाइक हम जानते हैं, हमारा जो सेल मेम्ब्रेन जो है, हमारा बॉडी का बहुत सारा सेल्स जो है, टिश्यू जो है किससे बने हैं, लिपिड से बने हैं। तो लिपिड जो है नॉन आयनिक को क्या करेगा, अंदर अपने अंदर लिपिड सॉल्युबल को अपने अंदर डिजोल्व करेगा, तो इसीलिए नॉन आयनिक होना भी जरूरी है। पार्टीशन कोएफिशिएंट में हम लोग पढ़ेंगे ये वाला, ठीक है। तो ये दोनों जरूरी है इसलिए। अब आता है विस्कोसिटी। विस्कोसिटी जानते हो आप सभी लोग कि हम किसी भी फिजिकल इवैल्यूएशन के अंतर्गत ही विस्कोसिटी आता है। किसी भी ड्रग का विस्कस क्या करेंगे, जब दो लेयर के बीच में जब फ्रिक्शन, ये फोर्स लगता है ना, फ्रिक्शनल फोर्स, इस तरह से, तो क्या ज्यादा फोर्स लगेगा तो ज्यादा विस्कोसिटी इसका बढ़ जाएगा, है ना। दोनों के बीच में फोर्स ज्यादा लगेगा तो क्या होगा, विस्कोसिटी बढ़ जाएगा। तो विस्कोसिटी भी डिटरमाइन करना मेरा ड्रग का जरूरी है। विस्कोसिटी क्यों जरूरी है, क्योंकि देखिए ज्यादा विस्कस सब्सटेंस होगा ना, अगर आप ज्यादा विस्कस सब्सटेंस लोगे तो उसका डिजोल्व करने में उसका टाइम ज्यादा लगेगा, डिजोल्व करने में उसका टाइम ज्यादा लगेगा, तो एब्जॉर्प्शन हमारा बॉडी में क्या होगा, कम होगा। एब्जॉर्प्शन कम होगा तो डिस्ट्रीब्यूशन कम होगा, डिस्ट्रीब्यूशन कम होगा तो थेरेपेटिक इफेक्ट लेट से मिलेगा कि नहीं, लेट से मिलेगा कि नहीं, बिल्कुल। तो बहुत समय के बाद हमको फिर थेरापेटिक इफेक्ट देखने को मिलेगा। इसीलिए विस्कोसिटी को डिटरमाइन भी करना जरूरी है कि कौन सा ड्रग कितना विस्कस है। अब विस्कोसिटी तो आ गया, विस्कोसिटी है मतलब कहीं ना कहीं उसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नियम क्या, फिजिकल इवैल्यूएशन के अंतर्गत ही आता है। फिजिकल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, सपोज दैट कि ये हम दूसरा मीडियम है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है हमारा
लाइट तो क्या करता है, बेंड कर जाता है। तो इस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कहते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सपोज दैट ये लाइट है, लाइट को इधर जाना था, सीधा निकल जाना था, इस तरह से निकल जाना था, लेकिन ये लाइट इधर ना जाके थोड़ा सा इधर क्या किया, बेंड कर गया, ऐसे गया, इधर बेंड कर गया। क्यों? क्योंकि मीडियम चेंज हो गया। एयर था, ये सपोज वाटर मीडियम में जा रहा है, बाहर एयर है, ड्रग ले रहे हैं, अंदर क्या गया, तो दूसरा मीडियम चेंज। तो हम लोग क्या करेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिटरमाइन करेंगे। उसके बेस ये भी क्या है, फिजिकल टाइप का इवेल्युएशन करेंगे कि उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में कितना चेंज हो रहा है। तो किसी को रेंज में रखना जरूरी है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेंज में रहेगा तब अच्छा रहेगा, नहीं तो क्या होगा, हमारा बॉडी के अंदर जाएगा, वो मीडियम में ज़्यादा डिटोरिएट करेगा, मीन्स अपने आप खराब हो जाएगा हमारा ड्रग। ठीक है। अब आता है मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट मतलब कोई भी ड्रग का ना जो नेचुरली ऑब्टेनिंग ड्रग है, उनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत शार्प होता है। शार्प मेल्टिंग पॉइंट बोले तो एकदम एक्यूरेट, मतलब 30 डिग्री सेंटीग्रेड, 40 डिग्री सेंटीग्रेड, इस तरह से। उसमें रेंज नहीं होता है। लेकिन चूंकि जो हमारा ड्रग है उसमें कुछ कुछ एडल्ट्रेंट्स भी होते हैं। एडल्ट्रेंट्स होने के कारण उनका एक रेंज बन जाता है थोड़ा सा, ठीक है, रेंज तक हम ले जाते हैं। तो उसी को हम लोग क्या किए, मेल्टिंग पॉइंट जो है उसको एक रेंज तक ले जाता है। जैसे बीज वैक्स की अगर बात करें तो उसका मेल्टिंग पॉइंट का रेंज हो जाता है 62 डिग्री सेंटीग्रेड से 65 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब 62 डिग्री सेंटीग्रेड टू 65 डिग्री सेंटीग्रेड तक बीज वैक्स का क्या है, मेल्टिंग पॉइंट है। ये हमारा फिजिकल इवैल्यूएशन के अंतर्गत ही आता है। मेल्टिंग पॉइंट शार्प होना चाहिए, लेकिन देखिए मेल्टिंग पॉइंट का रेंज जितना ज्यादा रहेगा, मतलब इससे हमको क्या पता चलेगा, उतना ज्यादा उसमें एडल्ट्रेशन मिला हुआ है। जितना ज्यादा एडल्ट्रेंट मिलेगा, तो अरे एक ड्रग है आपके अंदर, देखिए ध्यान देना, एक ड्रग है आपके अंदर, तो इसका तो पता ही है ना कि एक ही मेल्टिंग पॉइंट आएगा 60 डिग्री। अब 2-3 एडल्ट्रेंट मिला दिए हम इसमें, तो इसका तो रेंज बनेगा 60 डिग्री, सपोज 80 डिग्री तक हो जाए। रेंज तो डिपेंड नहीं करता है ना, तो हो सकता है 60 to 80 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाए। तो क्या पता चलेगा कि इसका मेल्टिंग पॉइंट इतना ज्यादा रेंज में है, मतलब एडल्ट्रेशन इसमें बहुत ज्यादा है। फिर आता है एस वैल्यू। एस वैल्यू देखिए नाम से क्लियर चल रहा है। अगर कोई भी हम क्रूड ड्रग्स को क्या करते हैं, कोई भी क्रूड ड्रग्स को हम क्या कर रहे हैं, बर्न कर रहे हैं ना, कोई भी क्रूड ड्रग्स को हम क्या कर रहे हैं, बर्न कर रहे हैं। तो आफ्टर बर्निंग जो हमको प्रोडक्ट मिलेगा, ये प्रोडक्ट मिला हमको आफ्टर बर्निंग, आफ्टर जलाने के बाद क्रूड ड्रग्स को जो प्रोडक्ट मिलेगा उसको हम लोग एस कहते हैं ना। एस कहते हैं, एस मीन्स राख, राख, भभूत जो आप लगाते हो ना, भभूत लगा लो, उस तरह से एस इसको कहते हैं। तो एस जो है मेनली क्या होता है, इनऑर्गेनिक सॉल्ट होता है, इनऑर्गेनिक सॉल्ट। एस जनरली क्या होता है, इनऑर्गेनिक सॉल्ट। इनऑर्गेनिक सॉल्ट में कौन कौन आ सकता है, फॉस्फेट हो, ठीक है, फॉस्फेट हो, सिलिकेट्स हो, है ना, सिलिकेट्स हो, कार्बोनेट्स हो, ठीक है। ये क्या हो गया, हमारे एस हो गए। एस वैल्यू क्या बताता है, एस वैल्यू जितना ज्यादा एस वैल्यू रहेगा, एस का वैल्यू जितना ज्यादा रहेगा, जितना ज्यादा मेरा प्रोडक्ट आएगा ना, उतना ज्यादा उसमें एडल्ट्रेशन है, उतना ज्यादा उसमें इनऑर्गेनिक सॉल्ट है, मतलब उतना ज्यादा हमारा प्रोडक्ट खराब है, उतना ज्यादा उसमें एडल्ट्रेशन है, उतना ज्यादा उसमें मिलावट किया गया, ठीक है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एस वैल्यू कहते हैं। अब आता है हमारा बायोलॉजिकल इवैल्यूएशन। बायोलॉजिकल मोड ऑफ इवैल्यूएशन कहने का मतलब है कि हम जो है कहीं ना कहीं बायोलॉजिकली एक्टिव सब्सटेंस देखते हैं, उसमें केमिकल तो हम एक्सट्रैक्ट कर लें, अब वो हमारे बॉडी पे किस तरह इफेक्ट कर रहा है, इसका टॉक्सिक इफेक्ट देखते हैं हम लोग, और क्या देखते हैं, उसका थेरेपेटिक इफेक्ट, ठीक है। बायोलॉजिकली जो कोई भी क्रूड ड्रग्स हम लोग इतना सारा जो काम किए, हम इतना सारा जो काम किए इसी के लिए तो किए हैं, मेनली बायोलॉजिकल इवैल्यूएशन के लिए तो किए हैं कि हमारा बॉडी पे किस तरह से वो एक्ट कर रहा है ना, हमारा बॉडी को सही से ठीक कर रहा है कि नहीं। तो उसी को हम लोग पहला तो टॉक्सिक इफेक्ट देखेंगे। टॉक्सिक इफेक्ट मतलब कोई ड्रग लिया उसका टॉक्सिसिटी है कि नहीं, तो इसके लिए हमको क्या चाहिए, ह्यूमंस चाहिए, ठीक है। ये ट्रायल्स किया जाता है, हम लोग एनिमल्स पे या क्या करते हैं, ह्यूमंस पे, मतलब मंकी, पिग्स, पहले तो रैट से शुरू होता है, फिर उसके बाद ह्यूमंस तक आते हैं। तो ह्यूमंस जरूरी है टॉक्सिक इफेक्ट देखने के लिए, लेकिन टिश्यू कल्चर में कोई एनिमल्स का जरूरत नहीं पड़ता। टिश्यू कल्चर क्या होता है कि हम लोग कोई सी टिश्यू को क्या करते हैं ना, एक किसी भी एनिमल्स के पार्ट से टिश्यू छोटा सा काट लिए, जैसे लीवर हो गया, तो लीवर के एक छोटा सा टिश्यू काट लिए, सेल निकाल लिए, और उसका कल्चर मीडियम पे ग्रो करवाएं। कल्चर मीडियम पे क्या किया, टिश्यू को ग्रो करवाएं, है ना। ये कल्चर मीडियम पे क्यों ग्रो करवाए भाई, कल्चर मीडियम पे टिश्यू ग्रोथ हो गया। अब सपोज दैट कि हमको वैसा कंडीशन दिया, भाई ऐसे ही थोड़ी ना ग्रो कर जाएगा, पेड़ थोड़ी है, ठीक है। तो वैसा कंडीशन दिया, अंडर स्पेसिफिक टेम्परेचर दिए, स्पेसिफिक प्रेशर दिए, हमारा बॉडी के अंदर जो इन्वायरमेंट है वैसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड किए हैं अपने बाहर, तो ठीक है। तो फिर हम सपोज दैट कि कोई एंटीबायोटिक्स को हम लोग को चेक करना है कि एंटीबायोटिक मेरा कितना कारगर है, तो हम इस पे चेक कर सकते हैं कि नहीं, फिर हमको एनिमल का मारने की जरूरत नहीं पड़ेगा, हमको लीवर पे ही एंटीबायोटिक चेक कर रहा है, तो मेरा लीवर का टिश्यू पे ही ना चेक करेंगे, तो टिश्यू तो मेरा मिला हुआ है, तो पहले तो हम इस पे चेक करेंगे कि कितना है, कि मेरा सेल्स को मार रहा है कि नहीं, टिश्यू को मार रहा है कि नहीं, या फिर इसको पहले कुछ एंटीबायोटिक का इफेक्ट देखेंगे, पहले माइक्रोबियल ग्रोथ करवाएंगे, माइक्रोबियल ग्रोथ करवाएंगे इस टिश्यू में,
टिश्यू में क्या होगा, कोई बैक्टीरिया, सपोज दैट आपके बैक्टीरिया को इफेक्ट करता है हमारे लीवर में, तो इस सेल में भी क्या करेगा, उस बैक्टीरिया को इफेक्ट करवाएंगे और फिर इसमें हम एंटीबायोटिक डालेंगे और फिर देखते हैं कि कितना जोन ऑफ इनहिबिशन है। जोन ऑफ इनहिबिशन मतलब इतना दूर का बैक्टीरिया तो ये मार दे रहा है, ठीक है, इतना दूर का बैक्टीरिया को ये मार दिया, लेकिन यहाँ आपका सेल को भी मार दिया, सेल को भी मार दिया। तो ये ड्रग जो है, ये जो हम नया खोज किए ना, तो आपको फिर से मेहनत करना पड़ेगा, ये बेकार है क्योंकि सेल को मार दिया। ये तो मारा सही है, लेकिन ये क्यों मारा, इसको नहीं मारना था। फिर हम उसी तरह से एंटीबायोटिक लाएं जो कि सेल को नहीं मारा लेकिन बैक्टीरिया को मार दिया, तो बहुत अच्छा, ये अच्छा काम कर रहा है। अब फिर हम इसको क्या करेंगे, ह्यूमन ट्रायल्स करेंगे, ठीक है। तो ये मॉडल सिस्टम क्या करता है, प्रोवाइड करता है। तो बायोलॉजिकल इवैल्यूएशन में जनरली हम लोग क्या कहते हैं, किसी ड्रग का थेरेप्यूटिक इफेक्ट देखते हैं, उसका टॉक्सिक इफेक्ट देखते हैं, कितना हार्मफुल है, कितना यूजफुल है, उस सबको हम लोग क्या करते हैं, इवेलुएट करते हैं, ठीक है, उसके बेसिस पे। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, बहुत ज़्यादा लेंदी हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, समझना जरूरी है, ठीक है। तो होप सो आपको लेक्चर समझ में आएगा। अगर आपको नोट्स देखिए, उतना अच्छे से मैंने लिखा तो नहीं है, लेकिन नोट्स तो हर जगह प्रोवाइड होते हैं। आप हमारे वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं www.brightmedco.com। वहाँ से आपको इजीली नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे और प्रैक्टिकल्स भी बहुत ईजी लैंग्वेज में वहाँ प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। तो आपको ये लेक्चर समझ में आया तो वीडियो को जरूर से लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि हर एक वीडियो में डालो और आप तक वो पहले पहुँचे, ठीक है। पढ़ते रहे, ऑल द वेरी बेस्ट।